गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे 16 तारीख का द हिंदू। फर्स्ट न्यूज़ क्या है? फर्स्ट न्यूज़ है पाकिस्तान के जो हथियार हैं, नाभिकीय हथियार, उनको रखा जाए IAEA की निगरानी में। ये बयान है भारत के रक्षा मंत्री का, दैट इज राजनाथ सिंह। तो ऐसा क्यों कहा गया भारत के द्वारा, और होना भी चाहिए? क्यों होना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान के जो नाभिकीय हथियार हैं वो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके जो है नियंत्रण में नहीं है। वहाँ पर नाभिकीय हथियारों पर जो कंट्रोल है वो सेना का है, जबकि भारत में हमारी जो सरकार है, राजनीतिक लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, दैट इज़ हमारे प्रधानमंत्री और वहाँ के जो कैबिनेट मंत्री हैं, इनके कंट्रोल में है, काम करती है। तो हमारे यहाँ नाभिकीय हथियारों पर सिविलियन कंट्रोल है। किसका? सिविल कंट्रोल है, जबकि वहाँ पर मिलिट्री कंट्रोल है। इसका मतलब सिर्फ यही है, हमारे यहाँ मिलिट्री जो है वो नाभिकीय हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। कौन करेगा? इसके लिए जो निर्णय लेना होगा तो अंतिम निर्णय हमारे यहाँ की सरकार लेती है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, वहाँ पर नाभिकीय हथियारों पर सेना का कंट्रोल है, और सेना कभी भी कुछ भी कर सकती है, इस्तेमाल कर सकती है। तो इसलिए सेना से खतरे ज़्यादा होते हैं। प्लस वहाँ एक और, वहाँ पर जो टेरर फंडिंग चल रही है वो भी एक इशू है, क्योंकि वहाँ जो टेरर कैंप हैं, टेरर संगठन है, अगर उनके हाथ में आ गया, टेरर संगठन कौन से, अब कुछ नाम आप याद कर लीजिए जो आपको हर जगह काम आने वाले हैं, जैसे JEM, जैश ए मोहम्मद, ठीक है। दूसरा है LET, लश्कर ए तैयबा, और तीसरा हिजबुल मुजाहिदीन। तीन क्या नाम याद कर लीजिए, इन्हीं से आप चलाते रहिए काम। ये संगठन है पाकिस्तान के तीन, जो भारत पर कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आक्रमण करते रहते हैं, चाहे 26/11 रहा हो, या पार्लियामेंट्री अटैक रहा हो, या हमारे CRPF जवानों पर अटैक हुआ हो, ठीक है, या अभी जो हुआ है अटैक जो बैसन घाटी में हुआ है, तो उनमें इन सब का किसी न किसी रूप में योगदान रहता है। तो अगर इनके हाथ में नाभिकीय हथियार लग गए तो समस्या और बड़ी हो जाएगी, विकट हो जाएगी। इसीलिए भारत का कहना है कि पाकिस्तान के पास जो नाभिकीय हथियार है वो IAEA की निगरानी में लाए जाएं। तो हम ये समझते हैं कि IAEA क्या है? IAEA इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। दूसरी बात इसके बारे में क्या है? यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है, UN एजेंसी है, मतलब यह एक संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन है। तीसरी बात क्या है? इसे न्यूक्लियर वॉचडॉग कहा जाता है। जैसे न्यूक्लियर मतलब नाभिकीय, वॉचडॉग मतलब रेगुलेटर कह सकते हैं, नाभिकीय वॉचडॉग बोलते हैं, जो निगरानी करता है। वॉचडॉग का मतलब सीधा निगरानी। तो नाभिकीय हथियारों की निगरानी करने वाली संस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसका नाम है IAEA, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। जैसे वॉचडॉग का संदर्भ में बता देता हूँ क्या है। जैसे कि भारत में कितने वॉचडॉग हैं? वॉचडॉग का मतलब कुछ नहीं होता है, बस इतना ही है, रेगुलेट कौन कर रहा है। जैसे आप सुनेंगे मार्केट में सिक्योरिटी मार्केट वॉचडॉग। सिक्योरिटी मार्केट वॉचडॉग मतलब ये सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर कौन है, दैट इज सेबी। फिर आएगा बैंकिंग वॉचडॉग,
बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। इसका मतलब सिर्फ यही है, बैंकिंग वॉचडॉग अगर कह रहे हैं इसका मतलब वो आरबीआई के बारे में कह रहे हैं। इंश्योरेंस सेक्टर वॉचडॉग, इसका मतलब ये इरडा की बात कर रहे हैं। समझ गए वॉचडॉग का मतलब क्या है? वैसे ही नाभिकीय सेक्टर का वॉचडॉग है न्यूक्लियर सेक्टर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IAEA। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? फाउंडेड इन द ईयर 1957। याद रखेंगे इसको। हेडक्वार्टर कहाँ है? बहुत ज़रूरी है इसको याद रखना। तो फाउंडेड वियना। वियना कहाँ है? ये राजधानी है ऑस्ट्रिया की, तो वहीं पर इसका मुख्यालय है। और इसका मोटो क्या है? एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट मतलब शांति और विकास के लिए परमाणु। मतलब इसका समझना है तो सीधा मतलब यही है कि जो परमाणु ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा, उसका प्रयोग किया जाए लेकिन शांति के लिए। किसके लिए? शांति के लिए। शांति का मतलब क्या है यहाँ पर? शांति और विकास, दो चीज़ें लिखी है ना, तो आप इंटरप्रेट करना सीखिए। शांति और विकास का मतलब यहाँ पर क्या है? आप नाभिकीय रिएक्टर बनाइए, उसमें भी तो यही यूज होता है, एटम्स यूज होते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर आप बनाएंगे। जब नाभिकीय रिएक्टर बनेगा, टेक्नोलॉजी क्या है इसकी आप जानते ही, जो है परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर नाभिकीय रिएक्टर बनाएंगे। इससे क्या पैदा होती है? विद्युत, है ना। अब विद्युत का इस्तेमाल आपके पास बहुत सारा होता है, इसी से हम उद्योग चलाते हैं, कंपनियां चलती हैं, हम अपने घरों में बिजली यूज़ करते हैं, इसीलिए कृषि सेक्टर में यूज होती है। और जब इनमें बिजली यूज होती है तो क्या होता है? यहाँ रोजगार सृजन होता है, और रोजगार सृजन होता है प्लस उत्पादन होता है, और इससे जीडीपी बढ़ती है। रोजगार जब बढ़ेगा तो आपको आय मिलेगी। ये सीरीज हमेशा याद रखिएगा, हर जगह याद आती है, मतलब काम आती है कि कुछ भी है आपको सिर्फ अर्थव्यवस्था और विकास तक ले जाना है। तो जैसे ही अर्थव्यवस्था से जुड़ गया, उद्योग गृहों में बिजली मिली, रोजगार सृजन होगा, आय बढ़ेगी, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, जीवन स्तर, और यही तो विकास है। और जब विकास होता रहता है तो शांति बनी रहती है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, इसलिए यूज़ करिए। ठीक है, ये आपका रिलेशन हो गया ओवरऑल। मेंस वगैरह में लिखना है, आराम से लिंक करते हुए याद रखेंगे, वही ठीक है, क्योंकि हर जगह के लिए आप अलग अलग नहीं याद कर सकते या रख सकते, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्या है? व्यापार घाटा। बढ़ गया है, अप्रैल महीने का डेटा आया है, उसी में बढ़ गया है भारत का। सिर्फ अप्रैल महीने की बात यहाँ पर की गई है। हम यहाँ डेटा पर फोकस नहीं करेंगे, हमारा सिर्फ जो सेंटर ऑफ डिस्कशन है वो व्यापार घाटा है। व्यापार घाटा क्या होता है? सीधा मतलब है कि व्यापार में जो घाटा हो रहा है वही व्यापार घाटा है, और क्या। घाटे का मतलब ये होता है कि हमारे पास जा ज़्यादा रहा है, आ कम रहा है, ये तो है। कभी भी याद करना है तो इनको देख लेना है ना। ये है मिस्टर, इनके पास 100 रुपये है, इस तरफ एक दूसरे भाई साहब हैं, ठीक है, इनके पास भी कुछ मान लीजिए 50 रुपये हैं। अब इनकी बात शुरू करते हैं, ये हमारे भारत में है, मान लीजिए भारत में एक ही व्यक्ति रह रहा है,
यही महोदय हैं, मिस्टर एक्स। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ये जो भाई साहब बैठे हुए हैं मिस्टर छोटा आ, ठीक है, इन्होंने सामान बनाया। मान लीजिए कि एक टॉफ़ी बनाई, ठीक है, और एक टॉफ़ी की कीमत है 10 रुपये। ठीक। अब इन्होंने कहा ऐसा करते हैं 15 टॉफ़ी मंगवा लेते हैं। तो इन्होंने यहाँ से मंगवाई 15 टॉफ़ी। कै रुपया हुआ? 150 रुपये हो गया। अब 150 रुपये भी देना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, 100 थे लेकिन हमारी सेविंग और रखी थी, मैंने 150 रुपये इनको दे दिए। व्यवस्था करके इन्होंने दे दिए 150 रुपये। ठीक है। 100 तो इनके दिखा रहे थे, 150 रुपये मान लीजिए इनके पास बचत थी, 150 रुपये दे दिए। अब इसको मिल गए 150 रुपये। अब इनको ज़रूरत पड़ी कि भाई कुछ सामान हम भी मंगवाते हैं, छोटा आ को। तो इसने क्या किया कि ऐसा करते हैं, ये बना रहे थे उस समय बिस्किट। एक बिस्किट का डब्बा इनका था 50 रुपये का। 50 मत लीजिए, 40 लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कन्फ्यूजन होगा आपको। 40 रुपये का बिस्किट था इनका। इन्होंने कहा ऐसा है बिस्किट दे दो भाई हमको, और इन्होंने बिस्किट मंगवाया, इनको बिस्किट मिल गया और इन्होंने दे दिए 40 रुपये। अब आप देखेंगे, ये हम भारत की तरफ खड़े हैं, तो हमने जो मंगवाया था सामान, जो सामान मंगवाया वो क्या बोलते हैं, उसको आयात बोलते हैं। उसके लिए कै रुपये दिए थे हमने? 150 रुपये। ठीक। लेकिन जब हमने निर्यात की, हमने सामान भेजा क्या, बिस्किट, इसको भेजना निर्यात कहलाएगा। ठीक है। तो बिस्किट हमने भेजा तो इसने दिए 40 रुपये मिले हमको। अब इससे क्या पता चलता है, व्यापार तो हमने किया, 150 रुपये हमको पैसे मिले बाहर से, 40 रुपये हमारे घर से चले गए। चले नहीं गए, 40 रुपये आ गए। कन्फ्यूजन मत करिएगा। 40 रुपये हमको इनको मिले वहाँ से, 150 रुपये हमने बाहर दे दिए, तो 110 रुपये का तो नुकसान हुआ ना घर में। अभी समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट? फिर से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर 100 ये थे, 150 ये थे, 150 रुपये थे। ये 150 रुपये किसको दे दिए, इस तरफ आ गए, हमने दे दिए इनको। अब बदले में हमको कितने रुपए मिले, 40 रुपये। तो 110 रुपये घाटा हुआ। यही है व्यापार घाटा। जब भारत एज ए कंट्री, ठीक है, ये पूरा भारत हो गया, पूरा भारत जब उसकी सीमा से सामान बाहर निकलता है, किसी को भी जाए, ऊपर चीन जाए, पाकिस्तान जाए, कहीं भी जाए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो एक देश के रूप में इस देश से बाहर जो सामान जाता है उसको क्या बोलते हैं, निर्यात। और जब इस देश में बाहर से कोई सामान आता है तो उसे बोलते हैं आयात। जब आप सोचिए, निर्यात करेंगे, सामान बाहर जा रहा है तो पैसा आपको मिलेगा, तो पैसा क्या होगा, अंदर आएगा आपके पास। तो निर्यात जब करते हैं तो आपको क्या मिलता है, पैसा। आपको नहीं, भारत को मिलेगा पैसा। और जब आप बाहर से सामान मंगवाएंगे, बड़ा बड़ा सामान, मान लीजिए आप ट्रक मंगवाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जब आप बाहर से सामान मंगवाएंगे तो आपको पैसा भी तो देना पड़ेगा। जब आप पैसा देंगे तो पैसा आपका बाहर निकलेगा। तो जब सामान आयात करते हैं तो क्या होता है, पैसा बाहर जाता है, भारत बाहर वालों को पैसा देना पड़ता है, पे करता है। अब समझिए व्यापार घाटा। तो व्यापार घाटा बराबर हमको कितना पैसा मिला और हमारा कितना पैसा गया। जो हमको पैसा मिलता है उसको बोलते हैं, उसमें किस में पैसा मिलता है, निर्यात में। निर्यात में मिलता है पैसा और आयात में पैसा बाहर जाता है। ठीक। इसको अगर हम लिखना चाहें व्यापार घाटा से बेहतर है, शब्द क्या है,
व्यापार संतुलन। क्यों, अभी बताते हैं इसको। व्यापार संतुलन, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ ट्रेड का फार्मूला होता है निर्यात मतलब कितना पैसा हमको बाहर से मिला माइनस आयात। टू बी वेरी क्लियर, जब आप निर्यात करते हैं तो उसको क्या होता है, निर्यात में वस्तुएं बाहर जाती हैं देश से। जब वस्तु बाहर जाएगी मतलब बेच दिया आपने किसी देश और देश को, तो आपको पैसा मिलेगा, उसके बदले में क्या मिलेगा, पैसा। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब करते हैं तो पैसा मिलता है डॉलर। वहीं जब आप आयात करते हैं तब क्या करते हैं, वस्तुएं मंगाते हैं बाहर से, विदेश से। और जब वस्तुएं आप मंगाओगे तो आपको पैसा क्या पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा भारत को। पैसा देना पड़ेगा मतलब पैसा बाहर जाएगा, पैसा बाहर विदेश जाएगा। निर्यात में क्या होता है, पैसा आता है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपने एक साल में निर्यात किया 100 करोड़ का और आयात किया 80 करोड़ का, तो 20 करोड़ बच गया। एक कंडीशन ये हो गई। तो पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आपने निर्यात किया 150 करोड़ का, आयात किया 170 करोड़ का। 170 नहीं लिख लिए, 180, ठीक है। कितना बचा, -30 करोड़। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, थर्ड कंडीशन हो सकती है आपने 200 करोड़ का निर्यात किया और 200 करोड़ का आयात किया, कुल कितना हुआ, 0 करोड़। ना नुकसान ना घाटा। अब देखिए स्थिति इसमें क्या कहलाएगी, ये स्थिति जो है ये है व्यापार संतुलन की स्थिति। जब आपसे कोई कहता है कि व्यापार संतुलित है तो इसका मतलब ये है कि ना तो जितना निर्यात हम कर रहे हैं उतना ही आयात भी कर रहे हैं। इसका व्यापार संतुलन का सीधा मतलब है निर्यात बराबर आयात। व्यापार संतुलन का मतलब क्या है, निर्यात और आयात बराबर हैं। संतुलन का मतलब वही होता है, बराबर। ठीक है, तो याद रखना है, टर्म से याद रखिएगा, रटेंगे तो दिक्कत है फिर। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ये सेकंड। इसमें क्या किया गया है, ये जो कंडीशन है ये कहलाती है व्यापार घाटा। जब बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन निगेटिव हो, लेकिन निगेटिव हो तो इसी को कहते हैं व्यापार घाटा, कि व्यापार में घाटा हो गया। ठीक है, कभी कभी इसी का जो सूत्र है निर्यात माइनस आयात व्यापार संतुलन का सूत्र होता है। व्यापार घाटे के लिए क्या लिख देते हैं कभी कभी, आयात माइनस निर्यात। तो जो वैल्यू आ गई, आएगी वैल्यू 30 करोड़, लेकिन ये आपको प्लस में दिखेगी। ठीक है, तो व्यापार घाटा से कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं आयात माइनस निर्यात। एक दूसरा, कोई पूछता है व्यापार संतुलन के संदर्भ में आएगा तो कहते हैं व्यापार संतुलन में जब व्यापार संतुलन निगेटिव होता है तो उसी को हम कहते हैं व्यापार घाटे की स्थिति है। बात वही है। अगली कंडीशन ये है, पहली वाली हमारी, जिसमें 20 करोड़ बच गए। व्यापार संतुलन यहाँ क्या है, धनात्मक है।
क्या है, धनात्मक या पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं, ये स्थिति कहलाती है व्यापार अधिशेष है, अधिशेष, ट्रेड सरप्लस। सरप्लस का मतलब ही होता है ज़्यादा, अधिशेष का मतलब ज़्यादा है, हमारे पास पैसा बच गया, वहाँ से आया ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ हमने वहाँ से पैसा ज़्यादा आया है, मतलब हमने निर्यात ज़्यादा किया है और आयात कम रहा है हमारा। जब आपसे कोई कहता है व्यापार अधिशेष की स्थिति है, इसका मतलब है कि निर्यात हमने ज़्यादा किया है, आयात कम हुआ है। जब व्यापार घाटे की स्थिति है, उसका मतलब ये हुआ कि आपने आयात ज़्यादा किया है और निर्यात कम है। आज जब व्यापार संतुलन की स्थिति है, तो इसका मतलब है कि निर्यात और आयात दोनों बराबर हैं। अब तीनों स्थिति इन समरी में लिख दे रहा हूँ। व्यापार संतुलन, है, इसका मतलब है आयात इक्वल टू निर्यात। ठीक, जब व्यापार अधिशेष है, अधिशेष का मतलब सरप्लस है, तो निर्यात ज़्यादा होगा। ये सब पैसों को देख कर करेंगे तो आपको अच्छे से याद आएगा। पैसा कब बचेगा, निर्यात से हमको मिलता है पैसा, पैसा होगा ज़्यादा, मतलब हमारा पैसा आया ज़्यादा है, गया कम है, तो आया और गया का मामला है सारा। तीसरा, व्यापार घाटा, यहाँ पर क्या है, आयात हमने ज़्यादा कर लिया, तो पैसा देश से निकल ज़्यादा गया है और देश में पैसा आया कम है। ये स्थिति ठीक नहीं होती है देश के लिए, दिस इज़ नॉट गुड। पैसा देश में आए वो ज़्यादा ठीक है, पैसा देश से जाए वो ज़्यादा ठीक है। तो जिसमें पैसा ज़्यादा देश में आएगा वो ज़्यादा ठीक है। तो पैसा आता किस में है, इसमें हम व्यापार करते हैं, कुछ पैसा बच जाता है, ये हमारे लिए अच्छा है। लेकिन भारत की स्थिति यहाँ पर है, भारत घाटे में चलता है। ये तो अप्रैल का आंकड़ा आया है, वर्ष का आंकड़ा भी आता है पूरे साल का, तभी व्यापार घाटे की स्थिति भारत की रहती है, जो कि बहुत ही गड़बड़ स्थिति है। तो हम आगे चलते हैं, क्या है इसमें। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, महादायी नदी को लेकर विवाद चल रहा है। तो हम सिर्फ इतना बताया दे रहे हैं कि महादायी नदी कहाँ बहती है, मैचिंग में आ जाता है, इसलिए यह है गोवा में। नेक्स्ट है एक सैटेलाइट, उसका नाम है EOS-09, नाम है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। E फॉर अर्थ, O फॉर ऑब्जर्वेशन, S फॉर सैटेलाइट, आगे उसकी संख्या है। ठीक है, हिंदी में क्या हो जाएगा, अर्थ मतलब पृथ्वी, ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन, उपग्रह सैटेलाइट। तो ये सैटेलाइट है, पहली बात तो यही होगा कि एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट है और सैटेलाइट को, ये है पृथ्वी, ये बाहर का स्पेस है, एयर स्पेस। तो यहाँ से पृथ्वी की सतह से इस उपग्रह को, पृथ्वी की सतह से इस उपग्रह को, जो भी EOS है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है। ये मान लीजिए सैटेलाइट है, पृथ्वी की सतह से यहाँ तक पहुँचाना है और पहुँच के पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। तो पृथ्वी की सतह से आसमान तक या अंतरिक्ष तक कैसे पहुँचाओगे। ठीक है, तो अंतरिक्ष तक पहुँचाने के लिए, पृथ्वी की सतह ये रही, अंतरिक्ष तक पहुँचाने के लिए हमें एक माध्यम चाहिए होगा, जिसको बोलते हैं यान। उस यान को बोलते हैं PSLV,
C61 PSLV C61। यान मतलब कोई ऐसी डिवाइस हो जिस पर बैठ के सैटेलाइट को वहाँ तक अंतरिक्ष तक पहुँचाया जा सके, सिर्फ इतना ही मतलब है। वैसे ही जैसे आप कार में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत तेज़ पहुँच जाते हैं, तो उसका नाम है PSLV और उसका ये C61 उसका नंबर है। तो PSLV क्या है? फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग। देखिए लास्ट में व्हीकल आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। हम लोग बोलते नहीं, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ये व्हीकल वो व्हीकल, तो यहाँ भी सैटेलाइट को ऊपर ले जाने के लिए व्हीकल चाहिए। यहाँ व्हीकल का रूपांतर ये लोग हिंदी करते हैं यान में। ठीक, तो लॉन्चिंग व्हीकल, ऐसा व्हीकल जो लॉन्च कर सके किसे? सैटेलाइट को, और ध्रुवी वाला सैटेलाइट हो, पोलर सैटेलाइट। मतलब लॉन्चिंग व्हीकल सैटेलाइट का पोलर सैटेलाइट वाला होना चाहिए। खैर खैर, तो इस यान से इसको लॉन्च किया जाएगा। जो आपका PSLV होता है रॉकेट, ये शेप साइज होता है इनका। यहाँ पर आपका रखा जाएगा सैटेलाइट EOS-09। इसमें से बहुत तेज़ हवाएं निकलती हैं। 4 स्टेज होती है इसमें, 1 2 4। इसमें क्या होता है? फ्यूल यूज़ किया जाता है। सॉलिड फ्यूल होता है, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड और लिक्विड फ्यूल होता है इसमें। प्लस इसमें कभी कभी जब वज़न ज़्यादा होता है इसका, तो यहाँ पर बूस्टर लगा देते हैं। तो आपने देखा होगा कभी ऐसे छोटे छोटे रॉकेट लगे होते हैं, तो इधर भी वैसे लगे होंगे 3-3। ठीक है, तो ये बूस्टर बोलते हैं इनको। बूस्टर डोज नहीं होता जैसे, वैसे ही ये स्ट्रैप ऑन लगे हुए जो होते हैं, चिपकाए गए बूस्टर, स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स बोलते हैं इनको। तो इससे और अधिक वजन ले जाने में सक्षम होता है। तो ये पूरा जो सिस्टम है इसको बोलते हैं PSLV। ठीक, तो PSLV C61 से इसको संडे को लॉन्च किया गया, दैट इज़ टुडे। ठीक, कहाँ से लॉन्च किया गया? भारत में एक ही स्पेस पोर्ट है जहाँ से लॉन्च किया जाता है। कोई भी सैटेलाइट लॉन्च होता है, आँख मूंद के आप बोल दीजिए, उसका नाम है हरिकोटा। हरिकोटा से लॉन्च किया जाता है। हरिकोटा है आंध्र प्रदेश में। तो ये हमेशा याद ही रखो, जब भी सैटेलाइट लॉन्च हो, कुछ भी हो, आपको तुरंत हरिकोटा बताना है, श्री हरिकोटा। यहाँ पर स्पेस सेंटर का नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हिंदी में हो जाएगा। तो श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया। इसमें क्या लगा हुआ है? इसमें एक डिवाइस लगी हुई है SAR, जिसको बोलते हैं सिंथेटिक अपर्चर रडार। सिंथेटिक, TIC, सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये बेसिकली रडार है, बस आपको फोकस रडार पर करना है कि रडार लगा होता है इसमें। इस रडार से जो इमेज आएंगी, हाई रेजोल्यूशन इमेज आएंगी, मतलब बहुत स्पष्ट तस्वीरें, जैसे हम लोगों के मोबाइल में होती हैं। कहते हैं ना हाई रेजोल्यूशन इमेज होनी चाहिए। तो इससे इमेजेस मिलेंगी किसकी? पृथ्वी की। देखिए सैटेलाइट का नाम ही है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। मतलब ये पृथ्वी है तो ये इसको ऑब्जर्व करेगा ऊपर से। यहाँ गड्ढा है, यहाँ 4 लोग खड़े हैं, ठीक है, या यहाँ पर इनका मिसाइल फैसिलिटी लगी है अमेरिका की, पाकिस्तान की, तो ये ऑब्जर्व करेगा। हाई रेजोल्यूशन इमेजेस मिलेंगी पृथ्वी की। तो ये हमारे बहुत काम आएंगी। वो भी सबसे अच्छी बात है कि सभी मौसम में मिलेंगी, जाड़ा, गर्मी, बरसात, दिन रात, हर मौसम में हमें इमेज मिलेगी, जो हमारे काम आएगा सर्विलांस में। किस में काम आएगा? सर्विलांस।
कैसे? अब भाई ये भारत है, इसी के ऊपर सैटेलाइट में लगा रखा है और ये हमारी सीमा है मान लीजिए, तो हम यहाँ देख रहे हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बड़े हथियार तो नहीं हैं। पाकिस्तान की तरफ क्या चल रहा है, तैयारी कर रहे हैं क्या युद्ध की, तो ये हमको सब पता चलता रहेगा सर्विलांस में, क्योंकि इमेजेस साफ आएंगी, एकदम साफ चित्र। ठीक है। अभी SAR आपको याद होगा, अभी एक न्यूज़ में था, निसार, भारत लॉन्च करेगा। निसार में SAR क्या है, यही तो है। NI तो कुछ है ही नहीं। N फॉर नासा है, I फॉर इसरो है, तो NI हो गया, और SAR फॉर सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेते हैं कि SAR क्या है या निसार क्या है फुल फॉर्म। कभी कभी पूछा जाता है कि निसार किसके सहयोग से बनाया जा रहा है, तो आप बताइए नासा और इसरो की। उपग्रह भारत में कोई भी लॉन्च हो रहे हैं तो कौन लॉन्च करता है, इसरो। इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म याद रखेंगे। ये भारत की स्पेस एजेंसी है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसका जो चेयरमैन होता है, अध्यक्ष, वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का सेक्रेटरी भी होता है। और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है सीधे मोदी जी के अंडर में आता है, PM के अंडर में आता है। तो हमने इसके बारे में समझ लिया क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, सर्विलांस कर सकेंगे हाई रेजोल्यूशन इमेज के साथ में। देखिए कोई भी सैटेलाइट छोड़ा जा रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें लगी होती हैं, उसी से हम काम करते हैं। चंद्रयान 5 को लेकर कुछ वार्ता शुरू हुई है। वार्ता किस संदर्भ में है, चंद्रयान 5 को लूपेक्स नाम भी दिया जा रहा है, LUPEX। फुल फॉर्म क्या है, LU फॉर लूनर, लूनर का मतलब होता है चंद्रमा, P फॉर पोलर, EX फॉर एक्सप्लोरेशन। एक टर्म होता है एक्सप्लोर करना, तो वही हम करेंगे वहाँ पर, क्या क्या है। खास बात क्या है, ये भारत में इसरो, जो भारत की एजेंसी है स्पेस की, अंतरिक्ष एजेंसी, और जापान की स्पेस एजेंसी का नाम पूछा जाता है कभी कभी, उसका नाम है जक्सा। दोनों मिलकर इसको लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं, और इसका फुल फॉर्म जक्सा का क्या है, जापान, A फॉर एरोस्पेस, बाकी X है एक्सप्लोरेशन के लिए, A फॉर एजेंसी। तो इन दोनों के सहयोग से चंद्रयान 5 को लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 5 का उद्देश्य क्या होगा, सैंपल वापस लाना, सैंपल रिटर्न। सैंपल रिटर्न क्या होता है, बस व्यवहार में पता रखेंगे हम। ये हमारी हो गई पृथ्वी, और एक लाइन में पता रखिए, सिंपल बताइए, कोई पूछता है लिखना है कुछ भी है, सिंपल। ये मान लीजिए चंद्रमा है, चंद्रमा तो छोटा ही होगा। यहाँ से हमने छोड़ा अपना मिशन, रॉकेट से छोड़ेंगे, यहाँ आया, यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, यहाँ लैंड करेगा, आराम से लैंड करता है जब, उसको सॉफ्ट लैंडिंग बोलते हैं। यहाँ आया, इसने देखा यहाँ मिट्टी है, मिट्टी को अपने डब्बा में भरा, ठीक, मिट्टी को बोलते हैं, अब यहाँ जो डब्बे में भरा जाएगा उसी को बोलते हैं सैंपल। हम लोग बहुत यूज करते हैं, सैंपल ले आओ वहाँ से, ब्लड का सैंपल पड़ा है ना, और भी चीज़ों का, स्टूल टेस्ट जब होता है तो स्टूल का सैंपल, हर चीज़ का सैंपल ले आओ, ठीक है। तो ये चंद्रमा से सैंपल लेने जाएगा तो किसी चीज़ में भर के लाएगा। तो यहाँ पर जो मिट्टी वगैरह होगी, मृदा सॉयल को किसी एक डिवाइस में एक भरेगा डब्बे में, जब ये डब्बा भर जाएगा सैंपल वाला जो भी है, इस भर के इसको यहाँ से वापस लाना है, तो वापस आने को बोलते हैं रिटर्न। तो चंद्रमा से सैंपल को लेकर पृथ्वी पर वापस लाना है। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है ना भारत में, ये पहली बार होगा। अभी तक क्या हुआ है, यहाँ से हमने भेजे हैं अपने सैटेलाइट्स,
चंद्रमा पर पहला भेजा था हम लोगों ने, ये मान लीजिए चंद्रमा है। हमने जो पहला भेजा था चंद्रयान 1, उसमें क्या था, ये मान लीजिए सैटेलाइट था। तो ये चक्कर लगाता था इसके चारों तरफ, तो इसको बोला गया ये आर्बिटर मिशन है। आर्बिट ये हो गई, आर्बिट कक्षा, तो कक्षा में जो चक्कर लगा रहा है तो आर्बिटर मिशन चक्कर लगाते हुए इसकी इमेज खींचेगा चंद्रमा की, वायुमंडल का अध्ययन कर लेगा, कहाँ गड्ढा है, कहाँ ऊंचाई है, कैसा है, कुल मिला के 3D इमेज बना लेगा चंद्रमा की। ये फ़ायदा हुआ। दूसरा हमने भेजा था लैंडर। तो जो लैंडर था वो भी चक्कर लगाया, तो चक्कर तो लगाएगा ही लगाएगा। फिर इस पर लैंडर का मतलब होता है लैंड करवाना। तो जब लैंड कराया तो क्रैश कर गया। क्रैश कैसे हुआ, यहाँ से मान ली शुरू हुआ तो सीधे सीधे जाकर टकरा गया। जब सीधे से जाके धड़ाम से गिरा तो टूट गया। तो लैंडर वहाँ जब टूट गया, इसको बोलते हैं सॉफ्ट लैंड, हार्ड लैंडिंग टर्म यूज़ करते हैं। हार्ड लैंडिंग हुई इसकी। हार्ड लैंडिंग का मतलब यही होता है यहाँ से सामान गिरते गिरते गिर गया, सामान टूट गया। इसके बाद हम बोल रहे हैं चंद्रयान 3 भेजा गया, हम लोगों ने भेजा, तो उसमें हमने करवाई सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है, धीरे धीरे, जैसे सतह है चंद्रमा की, यहाँ पर अपना है मिशन, तो आराम से यहाँ आराम से आ गया। इसमें जो उपकरण लगे हैं सब सेफ हैं। फिर आके यहाँ पर प्रैक्टिकल करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा। दिस इज द चंद्रयान 1, 2, 3 एंड 4। फोर्थ अभी हुआ ही नहीं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, न्यूज है गीगा वर्कर्स की। गीगा नहीं, सॉरी, गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, मुख्य रूप से वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे आपका स्विगी है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, जोमेटो है, जो भी आप सोच लीजिए, ब्लिंकिट है। यहाँ पर जो काम करते हैं, डिलीवरीज करते हैं, वो सब गिग वर्कर्स कहलाते हैं। तो उनको लेकर के क्या है, मिनिमम वेज फिक्स नहीं है, तो वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जो मिनिमम वेज है, कम से कम न्यूनतम मजदूरी तो हमको दो। इनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है। सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, पेंशन है, हेल्थ है, हेल्थ इंश्योरेंस है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसकी ये डिमांड करें कि कम से कम हमको इतना तो दो। नेक्स्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आया हुआ है, लेबर फोर्स का सर्वे आया हुआ है। लेबर फोर्स सर्वे, श्रम बल सर्वे, डेटा आया हुआ, मंथली डेटा आएगा ये। तो अभी जो अप्रैल का आया है डेटा, इसको बोलते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स। इसमें कुछ सुधार किए गए हैं, इसलिए इसको रिवैम्प्ड बोला जा रहा है, सुधारीकृत, ठीक है। ये जो आया है, इसमें जो डेटा रिलीज़ कौन करता है लेबर फोर्स का, कौन जारी करता है, तो जारी करता है हमेशा वही NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जारी करता है। कौन से मंत्रालय के अंडर में काम करता है, तो मोस्पी। मोस्पी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी और नहीं है, एवं यूज करते हैं लोग, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय।
ठीक। अब इसमें आंकड़े क्या आए हैं? आंकड़े इन्होंने 3 प्रकार से जारी किए गए हैं और उसका अप्रोच है CWS, करंट वीकली स्टेटस। इस अप्रोच का इस्तेमाल किया गया है इन आंकड़ों को जारी करने में। अप्रोच का मतलब दृष्टिकोण, विधि क्या है, ये क्या है दृष्टिकोण इनका, जो करंट वीकली स्टेटस है। करंट का मतलब तो जान ही रहे हैं तुरंत, वीकली, वीक होता है 7 डेज का, तो 7 डेज का स्टेटस इन्होंने इसमें पता किया है। 7 डेज स्टेटस का मतलब जिस तारीख को सर्वे के लिए बंदा गया है उनके पास, एक बात याद रखेंगे, सर्वे है, क्या है, सर्वे। और जो सर्वे होते हैं वो एक्चुअल डेटा नहीं देते हैं। अभी इसमें आएगा कि इस समय जो है बेरोजगारी की दर 5% है पूरे भारत में, ठीक है, सर्वे पर है। लेकिन हुआ क्या कि जब ये डेटा कलेक्ट किया गया, भारत की जनसंख्या है 1.4 बिलियन। अब इतने लोगों के पास जाके पूछना बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल काम है। तो क्या किया, ऐसा करो इसमें 2-4 लाख लोगों से पूछ लो बस, ठीक है। 2-4 लाख लोगों से पूछ के सैंपल ले लिया गया। क्या ले लिए? सैंपल, या सैंपल नहीं बोलेंगे, पूछ के सर्वे करवा लिया गया। 2-4 लाख लोगों से सर्वे करवाया गया। इन्हीं से पूछ के हम निकाल दिए डेटा, भाई इतने लोग बेरोजगार हैं, इतने लोग रोजगार नहीं हैं। तो बात यह है कि सभी जनसंख्या से नहीं पूछा गया, या पूरी जनसंख्या का सर्वे तो नहीं होता है। तो जब भी सर्वे आता है याद रखेंगे इस बात को, टू बी क्लियरली फोकस, कि पूरी जनसंख्या का नहीं हुआ है। अभी हम लोग कल परसों पढ़ रहे थे सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, SRS सर्वे, जो जनसंख्या का था, वो भी सर्वे था। सैंपल लेते हैं कुछ जनसंख्या, पूरी जनसंख्या शामिल नहीं होती है। तो ये भी सर्वे है। 7 डेज का स्टेटस चेक करते हैं। 7 डेज जैसे 5 तारीख को आपके घर में पूछने वाला आएगा, तो 5 दिन से पहले के जो 7 दिन होते हैं उसके बारे में आपसे पूछेगा, भाई पिछले 7 दिन में आपने रोजगार काम किया कि नहीं किया, कहाँ किया, जो भी है। तो पिछले सिर्फ 7 दिनों के बारे में पूछेगा, कुछ लोगों से सिर्फ जानकारी ली गई, सर्वे है, ठीक। तो ये अप्रोच है करंट वीकली स्टेटस अप्रोच, ठीक। तो सर्वे किया गया, ये सर्वे है बेसिकली, लेकिन इसको ऑथेंटिक माना जाता है, टू बी क्लियर ना। सारी चीज़ें स्पष्टता के साथ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, इसमें जो आंकड़े जारी किए गए हैं मोस्पी के द्वारा, 3 तरह के आंकड़े आए हैं इसमें। मतलब 3 चीज़ों के बारे में बताया गया है। नंबर 1, बेरोजगारी दर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा है LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। और तीसरा है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। 3 आंकड़े, 3 चीज़ों के बारे में इन्होंने चर्चा की है। प्लस ये सारी जो चीज़ें आई हैं वो 15 वर्ड्स एंड अबव, 15 साल और अबव के बारे में आंकड़े जो है दिए गए हैं। मतलब जो लोग 15 साल के हो चुके हैं या उससे अधिक उम्र के हैं उनके बारे में है। मतलब 15 साल से कम वाले लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, साफ बात है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं एक एक करके, बेरोजगारी दर से शुरू करते हैं कि क्या है बताया इन्होंने सर्वे में। तो बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट,
सरकार ने बताया, क्या बताया है कि बेरोजगारी दर का जो स्तर है देश में मात्र 5.1% है। किन लोगों का? 15 साल एंड अबव, जिनकी उम्र 15 साल या और उससे अधिक है, उनको सर्वे किया गया है। तो देश में बेरोजगारी दर कितनी है? 5.1%। आंकड़ा कब का है? अप्रैल का। ज़्यादा फोकस नहीं करना, एक जनरल याद रखना है बस। दूसरी बात इसमें बताई, मेल और फीमेल को अलग अलग बताया गया। तो पुरुषों में बेरोजगारी दर है 5.2% है, और महिलाओं में, फीमेल्स में बेरोजगारी दर 5% है। आगे बाइफरकेशन भी किया गया है इसको रूरल और अर्बन करके, ठीक है। तो 5.1% देश में बेरोजगारी दर है। अगर इसको हम अर्बन और रूरल में देखें, शहरी और ग्रामीण, मतलब शहरों में बेरोजगारी का स्तर क्या है और गांव में क्या है। तो शहरों में 6.5% बेरोजगारी है और गांव में 4.5%। तो इसका मतलब ये है कि शहर में बेरोजगारी ज़्यादा है। इसके अलावा महिलाओं और पुरुषों का भी है इसमें, कि शहर में पुरुषों का कितना है और महिलाओं का कितना है, और गांव में महिलाओं का कितना है और पुरुषों का कितना है, ठीक है। तो हम ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, हम इतने से ही काम चलाएंगे। हमें सिर्फ समझना है बेरोजगारी, ठीक है। बेरोजगार कौन से लोग होते हैं? जो लोग काम करना चाहते हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं, काम करने को इच्छुक हैं, तत्पर हैं, मतलब काम मिले हम करेंगे तुरंत, उनको काम नहीं मिल रहा है, ये लोग आते हैं बेरोजगारी में। इसका मतलब वो लोग नहीं आते हैं यहाँ पर जो काम ही नहीं करना चाहते हैं, वो इसमें नहीं आएंगे, उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो जो लोग काम करने को इच्छुक हैं, तत्पर हैं, अर्थव्यवस्था में काम करके अपना देश जो है वो एक इकोनॉमी है, वहाँ काम करना चाहते हैं, चाहे वस्तुओं के उत्पादन में काम करें या सेवाओं के लिए काम करें। अर्थव्यवस्था में दो ही चीज़ें हैं, वस्तुएं और सेवाएं। वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है तो उसके लिए काम करना होता है, लेबर चाहिए। उत्पादन करने के 4 घटक होते हैं। लैंड चाहिए, पहले तो ज़मीन। दूसरा लेबर चाहिए, जिसको बोलते हैं श्रम। तीसरा चाहिए पूंजी, पूंजी का मतलब होता है पैसा। चौथा चाहिए होता है एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता, ठीक है। तो कुछ भी चलाने के लिए लेबर तो चाहिए, ये श्रम, इसी की बात हम कर रहे हैं। उत्पादन के लिए लेबर बहुत ज़रूरी है, श्रम बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये जो सर्वे है, ये डेटा जो आता है हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है कि बेरोजगारी का स्तर क्या है। कम है बहुत अच्छी बात है, और कम ही अच्छा होता है, बेरोजगारी जितनी कम हो उतनी अच्छी है। तो इस लेबर श्रम की हम बात करते हैं, और जब ये काम करेंगे तो उनको पैसा भी मिलेगा। तो जो लोग किसी इकाई में जो उत्पादन करती हो या सेवा करती हो वहाँ पर काम करने के लिए एकदम इच्छुक हैं, एकदम तत्पर हैं कि हम सेवाएं देंगे, अपने काम करेंगे, उन लोगों को शामिल किया जाता है बेरोजगारी दर में। इच्छुक हैं लेकिन काम मिल नहीं पा रहा है उनको, ठीक है। ये हो गए बेरोजगारी दर। दूसरा है LFPR। ये क्या है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। TION। लेबर फोर्स की पार्टिसिपेशन दर कितनी है, इसको भी निकाला गया है 15 एंड अबव के लिए, जिनकी उम्र 15 साल और उससे ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो जनसंख्या है लेबर फोर्स में,
जो लोग जनसंख्या का वह हिस्सा या वह भाग जो अर्थव्यवस्था में काम कर रहा है, जो काम कर रहा है, इससे बेहतर है जो काम करने का इच्छुक है। प्लस जो काम कर रहा है। दोनों इसमें शामिल होते हैं। तो जो काम करने का इच्छुक है लेकिन काम नहीं मिल रहा है, उसको बोलते हैं बेरोजगार। तो बेरोजगार भी इसमें शामिल है। प्लस जो काम कर रहा है वो क्या है, रोजगार में है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में उन सभी लोगों को शामिल कर लिया जाता है जो लोग काम कर रहे हैं और जो काम करने के इच्छुक हैं। ठीक। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है देश में? ये है 55.6%। अर्बन और रूरल में अगर देखेंगे तो ग्रामीण में है 58% और शहर में है 50.7%। डेटा अगेन मैं कहूँगा सिर्फ नेशनल डेटा याद रखेंगे, बाकी कम ज़्यादा करके याद रखेंगे। जैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट गांव में ज़्यादा है। ठीक। और अगर जेंडर के आधार पर देखते हैं, जेंडर के आधार पर पार्टिसिपेशन रेट क्या है, तो पुरुष का पार्टिसिपेशन रेट है 57.8%, महिला का है 26.2% आया है। देखिए यही बात याद रखनी है, महिलाओं का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है। अर्थव्यवस्था में इनकी भागीदारी बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर इनकी भागीदारी यहाँ बढ़ जाएगी तो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट सोच रहे हैं वो बन पाएंगे। तभी हम विकसित भारत बन पाएंगे जब महिलाएं भी काम करने के लिए बाहर आएंगी अर्थव्यवस्था में। तो कभी भी देश के विकास के लिए बताना है तो हमेशा पहली बात है कि देश की ग्रोथ रेट बढ़ानी होगी, कम से कम 8-9% हो। दूसरा, इसके लिए हमें महिलाओं को जो भागीदारी है अर्थव्यवस्था में वो बढ़ानी होगी। दूसरी बात, बाकी बहुत सी बातें हैं लेकिन इनको जरूर शामिल करेंगे, है ना। क्योंकि जब तक कोई काम नहीं करेगा तो अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी। काम करने के लिए जो पुरुष का पार्टिसिपेशन तो है ही, महिलाओं का भी हो जाए तो बेहतर है। नेक्स्ट है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट रेट। भी कहा जाता है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कार्यशील जनसंख्या अनुपात, रेशियो तो अनुपात ही होता है। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो तो इसी को बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट रेट, कि रोजगार दर कितनी है। और हिंदी में इसको अगर लिखना है वर्कर श्रमिक जनसंख्या अनुपात। मतलब ये जनसंख्या का वह भाग जो काम में लगा हुआ है, दैट इज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ये कितना है? ये है 52.8%। और इसका अर्बन और रूरल का देखते हैं, शहर में कितना है और गांव में कितना है। तो शहर में वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 47.4%,
गांव में 55.4% है। तो ये हमने डेटा समझ लिया कि क्या है पॉपुलेशन का वह भाग जो एम्प्लॉयमेंट में लगा हुआ है, जो काम में लगा हुआ है, दैट इज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। चूँकि रेशियो वर्कर ऊपर लिखी, पॉपुलेशन नीचे रखी और इसको 100 से गुणा कर देंगे तो निकल आएगा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ठीक है, अतः जनसंख्या का वह भाग जो काम में लगा हुआ है उसे कहते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। देश की जनसंख्या का वह भाग जो कार्यरत है। तो ये डेटा भी हमारा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का जो हम आया था न्यूज़ में फिनिश होता है यहीं से। नेक्स्ट है एक डिविडेंड को लेकर के न्यूज आई है, किसके डिविडेंड को लेकर के है वो हम देखते हैं। आरबीआई द्वारा सरकार को लाभांश डिविडेंड को बोलते हैं हिंदी में लाभांश। तो सरकार को जो आरबीआई के द्वारा पैसा दिया जाता है, प्रतिवर्ष आरबीआई सरकार को पैसा देती है, किस रूप में? लाभांश के रूप में। पिछली बार शायद 2 लाख करोड़ दिया था, समथिंग 2.1 लाख करोड़ रुपए दिए थे सरकार को। इस बार भी अनुमान है कि 3 लाख करोड़ तक पैसा सरकार को मिलेगा एज ए डिविडेंड। कहाँ से? आरबीआई से। अब पैसा अगर सरकार को भी मिल जाएगा तो फ़ायदा क्या है? सरकार का राजकोषीय घाटा बहुत ज़्यादा है, तो सरकार अपना घाटा कम कर लेगी, तो सरकार के घाटे को कम करने में मदद हो जाएगी। तो अब हुआ क्या है, जो सरकार पैसा आरबीआई पैसा ट्रांसफ़र करती है, इसके लिए एक फ्रेमवर्क है, नियम है, जिसे बोलते हैं ईसीएफ, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क कुछ नहीं होता, रूल एंड रेगुलेशन के लिए यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, इसके तहत क्या हुआ था, ये फिक्स किया गया था 2019 में। फिक्स किया गया था मतलब बनाया गया था 2019 में। एक कमेटी बनी थी 2018 में, उसकी रिकमेंडेशन पर। कमेटी का नाम है विमल जालान कमेटी, जो हमारे गवर्नर भी रहे। इन्होंने इस फ्रेमवर्क के बाद को तय किया था, उसी को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया था आरबीआई ने, ठीक है। इन्हीं की अनुशंसा पर इसी फ्रेमवर्क के अंदर एक सीआरबी होता है, कंटीजेंसी रिजर्व, कंटीजेंसी रिस्क है, रिजर्व नहीं है, कंटीजेंसी रिस्क बफर। कहा था कि कंटीजेंसी रिस्क बफर को 5.5 से 6.5% के बीच रखिए। किसका? 5.5 से 6.5% आरबीआई की बैलेंस शीट का। मतलब कुल पैसा जो आया आरबीआई के पास, उसका इतना परसेंट रख लो, बाकी जो बच्चे वो सरकार को दे दिया जाए। इसका मतलब क्या, अगर इसको और कम कर दिया जाए तो सरकार को पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो ये विमल जालान कमेटी की अनुशंसा पर तय किया गया था 2019 में, ठीक। ये पैसा कौन सा होता है कि मान लीजिए जब देश में यह सेविंग है, एक प्रकार से हमारे देश क्या होती है, सेविंग का काम करता है, कि जब विपरीत स्थितियाँ आएंगी तो काम आएगा। जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्राइसिस आ जाए देश में, वित्तीय स्थायित्व, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्राइसिस, मतलब ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी
संकट, वित्तीय स्थायित्व संकट की स्थिति हो, जब पैसा का शॉर्टेज हो जाए, उस समय ये पैसा काम आएगा। रेनी डे सेविंग है का से मतलब विपरीत समय में काम आएगा ये पैसा, इसलिए बचा के रखा जाता है आरबीआई के पास में। ठीक, इसको रिव्यू करने के लिए मीटिंग हुई है। इसको इस पूरा जो फ्रेमवर्क है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, इसको लेकर इसको रिव्यू करने की मीटिंग हुई। मीटिंग किसकी हुई? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके? आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता करता है गवर्नर आरबीआई का। तो उसमें तय किया गया 2-4 दिन के बाद इसकी घोषणा हो जाएगी कि कितना डिविडेंड सरकार को दिया जाए। तो कुल मिला के आप लोग समझ गए कि आरबीआई के द्वारा प्रतिवर्ष सरकार को एक निश्चित नहीं है, सरकार को एक निश्चित मात्रा में कह सकते हैं डिविडेंड दिया जाता है आरबीआई के द्वारा, और जो सरकार के राजकोषीय घाटा को कम करने में हेल्प करता है। राजकोषीय घाटा क्या होता है? वो सरकार जो उधारी ले रखी है, उधारी को चुकाने में हेल्पफुल हो जाएगा, इसीलिए बार बार एफडी कब कहा जाता है, फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा सरकार का। अब लास्ट टॉपिक है हमारा आकाश मिसाइल। ऑपरेशन सिंदूर में हमारा जो डिफेंस सिस्टम रहा बहुत बेहतर तरीके से काम किया, उसी में आकाश मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया होगा ऐसा माना जा रहा है। तो हम इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे इसका विकास किया गया है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। इसके तहत विकास किया गया, और ये प्रोग्राम कौन चला रहा था, कहाँ चल रहा था? डीआरडीओ में। इसके तहत मिसाइल बनाई गई हैं 4 या 5 PAT पटना, तो P फॉर पृथ्वी मिसाइल, A फॉर अग्नि, जिसके वर्जन हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5 6 तक, T फॉर त्रिशूल, और A फॉर हमारा आकाश, और ये नाग मिसाइल है। ठीक है, तो इस मिसाइल के तहत जो है जो प्रोग्राम था हमारा, इसके तहत इतनी मिसाइलें बनाई गई थी, जिसमें अभी सबसे महत्वपूर्ण हमारी मिसाइल चल रही है जो हम इस समय पढ़ रहे हैं, वो है हमारा आकाश। ठीक है, तो हम इसके बारे में जानते हैं, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। आकाश के बारे में क्या बातें हमें जाननी है यहाँ पे? पहली बात यह है कि ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, SAM, सरफेस टू एयर मिसाइल। इसको मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च कर सकते हैं। मोबाइल लॉन्चर मतलब ट्रक वगैरह पर पूरा सिस्टम जो है फिट है, उसी से कर दिया जाता है। विकास किसने किया इसका? विकास किया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो एरियल थ्रेट्स होती हैं, वायु से आने वाली जो थ्रेट्स हैं, उनको बोलते हैं एरियल थ्रेट्स। जैसे कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है, एयरक्राफ्ट इन द सेंस जहाज, ठीक है, या कोई मिसाइल आ रही है या ड्रोन, इनको डिटेक्ट करके उसको नष्ट करने में सक्षम है, ट्रेस करके डिटेक्ट करके नष्ट कर सकता है। इसका 96% देसी है, मतलब
इसमें इस्तेमाल किए गए जो उपकरण 96% उपकरण हमारे देश में बनाए गए हैं। और इसकी जो स्पीड है, गति जो है 2.8 मैक तक है। मैक क्या होता है? गति नापने का उपकरण है, वो यूनिट है, गति नापने की इकाई, स्पीड नापने की। अब किसकी स्पीड नाप सकते हैं? जैसे एयरक्राफ्ट है, उसकी स्पीड नापी जाती है इसी से। मिसाइल है, तो जो बहुत तेज़ चलने वाले जो डिवाइसेज हैं उनकी स्पीड हम मैक से नापते हैं। मैक क्या होता है? 1 मैक बराबर होता है ध्वनि की गति। मतलब 2.8 मैक का मतलब ये हुआ कि ध्वनि की रफ्तार से 2.8 गुना रफ्तार होती है मिसाइल की। ठीक। इस मिसाइल में जो रडार लगा हुआ है उसका नाम है, जो काम करता है रडार, उसका नाम है राजेंद्र। ये राजेंद्र रडार एक साथ क्या कर सकता है? एक साथ कई जो थ्रेड्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकता है, ट्रेस कर सकता है कई थ्रेड्स को। मतलब कई सारे आ रहे हैं, कोई मिसाइल से हमला हो गया, कोई एयरक्राफ्ट है, तो वो क्या कर सकती है? उसको ट्रेस कर सकता है एक साथ में कईयों को, और कई मिसाइलों को गाइड भी कर सकता है। तो जैसे पता लगा लिया 5 लोग आ रहे हैं, उधर से थ्रेट है हमको, 5 मिसाइलें हमने फायर भी कर दी, तो एक साथ ये काम कर सकता है। और राजेंद्र रडार की जो कैपेसिटी है 80 किलोमीटर तक के क्षेत्र को स्कैन करता है, एरिया लुक। ठीक है। लास्ट में इसके जो वेरिएंट्स आए हैं, मारक क्षमता तो आप इसकी जानते हैं 20 से 30 किलोमीटर की है, तो शॉर्ट रेंज को हिट करती है आकाश मिसाइल। इसके वेरिएंट्स 2 अंडर डेवलप में हैं। क्या नाम है? एक तो नाम है आकाश प्राइम, और दूसरे का नाम है आकाश NG। नेक्स्ट जनरेशन नहीं है, न्यू जनरेशन है, NG न्यू जनरेशन। ये 2 वर्जन इसके विकास किए जा रहे हैं। अब जैसे आकाश प्राइम है, तो ये क्या होता है? निम्न तापमान पर भी काम कर सकती है, और ऊंचाई पर, जैसे कि पहाड़ों पर जाएंगे तो ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ तापमान कम हो जाता है, तो वहाँ पर भी ये काम कर सकती है, हाई ऊंचाई पर और लो तापमान पर। तो इस तरह से इनका विकास किया जा रहा है। आज का हमारा यहीं ख़त्म होता है, कल हम लोग फिर मिलेंगे।